हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। सो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझे पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो, ये चैनल आपके लिए, हम हमेशा कहते हैं कि आपका सपोर्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले एक लाइक जरूर कर दें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये एक नया सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। आपका बीपीएससी एग्जाम सामने है, ठीक है, और आपका बिहार पुलिस भी सामने है। और अभी से आपको दरोगा में अगर मेरिट लिस्ट बनाना है तो आपको पूरी तरीके से साइंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। आज से हम डिस्कशन नहीं करेंगे, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम आपको करवा देंगे। बट वही है, आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर आप जरूर करें। बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो। एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट है जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उसका हमने प्लेलिस्ट अलग बना दिया है, स्पीडी का प्लेलिस्ट अलग बना दिया है। ये टॉपिक वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट कर दें और नीचे लिंक होगा तो उससे भी जुड़ के आप जो स्टेटस पे जो हम क्वेश्चंस डालते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम स्टेटस पे हर दिन डालते हैं, तो उसको भी आप जरूर फॉलो करें। सबसे पहले टोटल 60 प्लस क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हमने आपको पहले भी करवाए कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रंगीन कांच को बारीकी पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर बताइए। स्कैटरिंग, दैट मीन्स परिकिरणन, रिफ्लेक्शन, प्रवर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। ये हमने पहले भी करवाया। स्टार्ट करते हैं, इसको लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, और एक चीज यहाँ ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, टोटल और एक चीज इसमें हमने यूपीएसआई का क्वेश्चन है वो भी आपको दिखेगा, बीपीएससी का क्वेश्चन है वो भी दिखेगा, और आपका बिहार एसआई का क्वेश्चन है वो भी दिखेगा, और कांस्टेबल वाले जो क्वेश्चन है वो भी दिखेगा, ठीक है। स्टार्ट कर। देखिए, किसी व्यक्ति का, ठीक है, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्वेश्चंस आप खुद भी पढ़ लेना, मैं शॉर्ट में समझा दूंगा ताकि क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा मैं कंप्लीट करवा सकूं। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पूरा अपना शरीर देखना है, ठीक है, तो जो दर्पण लाया जाएगा, ठीक है, तो दर्पण का ऊंचाई कम से कम कितना होना चाहिए। मतलब आप घर में जो मिरर लगाओगे, ठीक है, कम से कम आपका हाइट का कितना होना चाहिए ताकि आपको पूरा का पूरा अपना जो हाइट वो दिख सके, ठीक है। तो क्या व्यक्ति की ऊंचाई, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको अपना इमेज मतलब मिरर में, दर्पण में अगर पूरा देखना है तो कम से कम दर्पण का हाइट कितना होना होगा, आपका हाइट का आधा होना होगा। तो व्यक्ति की ऊंचाई का क्या होगा, आपका आधा जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट भी हो चुका है, तो अच्छे से याद रखिएगा। तो क्या होगा, कम से कम आधा आपका होना पड़ेगा, आधा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से, जल्दी से याद रखिएगा कि अगर दर्पण जो आप ऐसे भी आप जब देखते हो तो प्लेन मिरर के सामने, समतल दर्पण के सामने देखते होगे, ठीक है। तो अगर समतल दर्पण के सामने आप अगर v स्पीड से दौड़ते हो, v स्पीड से दौड़ते हो, मान लीजिए v का वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, v स्पीड से दौड़ते हो, तो आपका इमेज आपके तरफ आते हुए कितने स्पीड से दिखेगा, तो याद रखिएगा 2v के स्पीड से दिखेगा, मतलब ये 4 हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर दौड़ोगे दर्पण की तरफ, मिरर की तरफ, तो आपको कैसा दिखेगा कि 4 किलोमीटर की स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है। तो ये दो क्वेश्चन यहां से याद रखिएगा। समुद्र जल में अशुद्धि वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2 कि समुद्र जल के, ठीक है, नीले रंग का मतलब समुद्र का जो जल होता है वो नीला क्यों होता है, चाहे आकाश जो होता है वो नीला क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण होता है, आप सबको पता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग, दैट मीन्स परिकिरणन के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, पानी द्वारा रोशनी का छितराव। जब भी कोई फैलाव का बात किया जाए तो हमेशा याद रखिएगा परिकिरणन ही उसका आंसर होगा। चाहे आपको वो बोले कि जो आपका आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है, पानी जो है आपका ब्लू क्यों दिखाई देता है, ये सब का आंसर क्या होता है, तो आपको याद रखना है परिकिरणन ही जो होता है इसका आंसर होता है। ज्यादा डिस्कशन नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर से क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। अब ये सब क्वेश्चंस आपको आंख बंद करके हम, क्योंकि आप साइंस अगर मुझसे पढ़े हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बीपीएससी चाहे किसी भी एग्जाम में, देखिए हमने आपको क्या बताया था कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। दो हमने आपको समझाया था
कौन सा इसमें प्रकाश में। तो हमने आपको समझाया था एनर्जी का जो रिलेशन होता है ये हमेशा उल्टा होता है। किसके साथ उल्टा होता है? आपका वेवलेंथ के साथ, मतलब तरंग दैर्ध्य के साथ। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो हरा हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया और नीला हो गया। तो जो नीला है दैट मीन्स जो आपका, क्योंकि देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, VIBGYOR। तो यहाँ हो गया वायलेट मतलब बेगनी, ठीक है। तो बेगनी तो आपको है नहीं, इंडिगो भी नहीं है, उसके बाद क्या है आपका ब्लू है। तो ब्लू जो हो जाएगा इसका, देख लीजिए ब्लू कहाँ है, तो ब्लू जो है इसका ये हो जाएगा आपका, क्योंकि सबसे ऊपर क्या होता है, वायलेट होता है, बैगनी होता है, उसके बाद इंडिगो होता है। तो जैसे जैसे इधर जाओगे वेवलेंथ क्या हो जाएगा आपका, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा, जिसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा, क्या होगा, उसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो सबसे कम एनर्जी अगर पूछे किसका होगा, तो आपका लाल का सबसे कम एनर्जी होगा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, तो बैगनी मतलब वायलेट का होगा, उसके बाद इंडिगो का होगा, उसके बाद ब्लू का होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पूछा कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, तो नीला का होगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। और पूछता कि सबसे कम किसका होता है एनर्जी, तो आपको याद रखना है वो लाल प्रकाश का होता है, याद रखिएगा। लाल में क्या होता है, सबसे कम छितराव होता है, सबसे कम परिकिरणन होता है, इसीलिए हम इसको रेड सिग्नल के लिए यूज करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, कौन सा कलर का चाल सबसे ज्यादा होगा। तो सिंपल सा है, याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा चाल होगा, जिसका सबसे कम एनर्जी होगा, डेट मीन्स लाल का होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। मेरे साथ बोलो, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, बैगनी का, वायलेट का। सबसे ज्यादा आपका चाल किसका होगा, रेड का, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे चले हम लोग। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद ये देखिए, ये है आपका निम्नलिखित में से किस किरण को प्रकाश संश्लेषण, सिंपल क्वेश्चन ये पूछा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, कौन सा यहाँ, ठीक है, चाहे गामा हो, अवरक्त हो, ठीक है। और जो इंग्लिश वाले हम मैं बोलते हुए चलूंगा, आप घबराइएगा मत, बस सुन लीजिए, ठीक है। पैराबैग्निक हो, ठीक है, दृश्यम मतलब कि विजिबल। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, वो किसमें होगा बेसिकली, सबसे जो बेस्ट आपको ऑप्शन यहाँ दिख रहा है किसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आप सबको पता है प्रकाश संश्लेषण जो मैक्सिमम होता है वो किसमें होता है, वो होता है आपका विजिबल लाइट में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। और यही आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है, वो कौन से कलर में होगा, तो रेड एंड ब्लू में होगा, रेड एंड ब्लू में होगा। और ये रेड एंड ब्लू किस में आता है, ये विजिबल लाइट में आता है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अच्छे से याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से किस किरण को प्रकाश संश्लेषण रूप में सक्रिय विकिरण कहा जाएगा, तो दृश्यम हो जाएगा विजिबल में। विजिबल जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें ही आपका प्रकाश संश्लेषण होगा। और पूछेगा एग्जैक्टली कौन से कलर में होगा, तो रेड एंड ब्लू में होगा। प्रकाश संश्लेषण बहुत क्वेश्चंस बता चुके हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग है, जो बैंगनी आपका जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बैंगनी का सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा, रेड का होगा। इसका याद रखिएगा, इसका जो रेंज होता है 455 से लेके 390 नैनोमीटर होता है। ये चीज आपको याद रखना है। नैनो मतलब कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, याद रखना नैनो। और पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर। ये दोनों, ये नैनो वाला बीपीएससी में पूछा गया था। तो नैनो होता है 10⁻⁹ मीटर और जो पिको होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल फाइबर जो है किस प्रणाली पे काम करती है, आप सबको पता है ऑप्टिकल फाइबर जो है किस प्रणाली पे काम करती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रणाली पे काम करती है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है, ठीक है। ये हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, एकदम साथ में एकदम लगे रहना है, ठीक है। और ट्राई करना है कि पहले आप खुद देखो कि इसका आंसर क्या होगा, तभी आप सही से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका पूर्ण जो अपवर्तांक है, अपवर्तांक पूछा है कि इसमें से किसका अपवर्तांक जो होगा, क्वेश्चन नंबर 7 पे है कि किसका अपवर्तांक जो है, ठीक है, 1 है, ठीक है। तो आप सबको पता है जो अप्रोक्स क्लोज टू 1 जो होता है अपवर्तांक, दैट मीन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका होता है, तो वो होता है आपका वायु का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है, आपको याद रखना है क्या होता है, आपका ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 होता है रिफ्रैक्टिव में। मिट्टी के तेल में हमेशा याद रखिएगा जितने भी आपके
क्रियाशील धातु है, जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया जिसको के से लिखते हैं, सोडियम हो गया जिसको Na से लिखते हैं, सबको किस में रखते हैं हम लोग, किरासन में रखते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी के बने प्रतिबिंब के एक विशेष, मतलब सिंपल पूछा जा रहा है कि जो समतल दर्पण होगा, ठीक है, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें से क्या उसका क्वालिटी नहीं हो सकता है। सबको पता है जो आपका समतल दर्पण जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका आभासी, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो सिंपल है, उसका वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, देखिए जो भी आपका प्लेन मिरर होता है वो क्या बनाता है, आभासी बनाता है। और क्या होता है, वो लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब आपका लेफ्ट वाला जो है राइट में दिखेगा, राइट वाला जो है आपका लेफ्ट में। घर में देखते हो प्लेन मिरर में, ठीक है, तो क्या होता है, वो आपका याद रखना वर्चुअल होता है, मतलब वो आभासी होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन का हिंदी में अभी आपको बताता हूँ, पार्श्विक उल्टा होता है ये। ठीक है, तो याद रखना प्लेन मिरर कैसा होता है, तो पार्श्विक उल्टा होता है, आभासी होता है और लंबवत होता है। लंबवत मतलब मान लीजिए सीधा होता है, मतलब आप उल्टा नहीं देखते, सीधा देखते हो तो सीधा ही आपको दिखता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइए आप, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए वायुमंडलीय जो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ठीक है, तो वायुमंडलीय के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग, ये चीज मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जो सूर्य है, सूर्य उदय से हमें पहले दिखता है। क्यों दिखता है ऐसा, अपवर्तन के कारण। याद रखना किसके कारण, अपवर्तन, दैट मीन्स आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपवर्तन के कारण दिखता है। तो कितना मिनट वो पहले दिखता है और सूर्यास्त होने के बाद भी कितना मिनट तक हमें दिखता रहता है, तो 2 मिनट तक। और ऐसा क्यों होता है, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये होता है आपका अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय होने से पहले हमें सूर्य दिखता है और सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्य दिखता रहता है। ठीक है, किसके, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सूर्य की किरणों को फोकस कर सोलर कुकर में, देखिए सोलर कुकर में सिंपल आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सोलर कुकर में क्या है कि कौन सा, ठीक है, मिरर यूज होता है, कौन सा दर्पण यूज होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए, ये है आपका कौन सा, अवतल दर्पण जो है आपका सोलर कुकर में यूज होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी लाइट को एक जगह कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए बहुत सारा लाइट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ आपने क्या कर दिया, यहाँ आपने अवतल दर्पण लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एक पॉइंट पे, जिससे वो गर्म हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें, पृथ्वी तक जो सूर्य का किरणें आता है वो कैसे आता है, आपको ये पूछा जा रहा है, मतलब कितना टाइम में आता है। एक तो ये आगे आएगा क्वेश्चन, कौन से प्रक्रिया द्वारा आता है, कौन सा, वो आगे है। यहाँ पूछा है कि पृथ्वी तक, ठीक है, सूर्य का जो किरण होता है, ठीक है, उसको आने के लिए कितना टाइम लगता है, ये सबको पता है। ये केस कितना लगता है, तो ये 5 मिनट लगता है, सॉरी ये 8 मिनट लगता है। ठीक है, और एक्चुअली सेकेंड में दिया होगा तो अप्रोक्स 500 सेकेंड लगता है। ठीक है, दैट मीन्स आपका 8 मिनट लगता है, आपको याद रखना है। ठीक है, वही चांद से आने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 1.3 सेकेंड। तो याद रखना, अगर चांद से पूछेगा तो 1.3 सेकेंड, और अगर सूर्य से पूछेगा तो 500 सेकेंड। अगर मिनट में दिया होगा तो 8 मिनट आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना है। प्रवर्तन में, ठीक है, प्रवर्तन कोण डैश के समान होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि जो प्रवर्तन में जो रिफ्लेक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा, 2 लॉ आपने पढ़ा है कि आपतित कोण और प्रवर्तित कोण क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो वही है प्रवर्तन में। ठीक है, प्रवर्तन कोण तथा आपतन कोण जो होगा वो हमेशा सेम होगा, तो ये होगा, दोनों सेम होगा। जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उसमें प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों जो होता है हमेशा सेम होता है। ये तो पहला लो है। दूसरा लो क्या बोलता है, θ1 इक्वल टू θ2 होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्शन, मतलब आपतत कोण, ठीक है, इक्वल टू प्रवर्तक कोण। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होगा। दूसरा जो होता है, एक चीज और होता है, साइन आई, एंगल ऑफ साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ। तो ये भी चीज याद रखिएगा, स्नेल लॉ मतलब क्या होता है, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो इक्वल टू म्यू होता है, ये चीज आपको
याद रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू आपका अपवर्तांक, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि कैसा होगा, कैसा छवि आपका बनेगा? तो सिंपल मैंने बताया, जो समतल दर्पण होता है सबसे पहले तो समान आकार होगा, जितना आपका हाइट है उतना ही होगा, बट आपका लेटरल इन्वर्जन होगा। लेटरल इन्वर्जन मतलब राइट का लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट का राइट में दिखेगा, तो ये इसका हो जाएगा। इंद्रधनुष विवग्योर प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए कि आपको इंद्रधनुष प्राप्त करना है, ठीक है, तो सफेद लाइट को आप किससे पास करोगे, यहाँ पूछा जा रहा है। तो लेंस है, दर्पण है, कांच है और प्रिज्म है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म से है। आप व्हाइट लाइट को अगर पास करते हो तो 7 कलर में क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, उसके बाद है किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा, ठीक है, निर्मित प्रतिबिंब। देखिए, कोई भी अगर प्लेन मिरर है, ठीक है, क्या आपके पास प्लेन मिरर है, तो सिंपल सी बात है, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट हम हैं, ठीक है, और इमेज या प्रतिबिंब जो बनेगा दोनों का क्या होगा? हाइट सेम रहता है। तो यहां पूछा कि किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार के अनुपात क्या होगा? तो सिंपल सेम ही होगा, जो आपका हाइट होगा वही आपका प्रतिबिंब का हाइट होगा, तो 1:1 आपका हो जाएगा इसका आंसर। बहुमूर्तिदर्शी, जिसको मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं, इसमें कौन सा जो आपका फेनोमेना यूज होता है? तो बहुलिक प्रवर्तन, दैट मीन्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है इसमें यूज होता है। वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया, देखिए एक होता है रियल, ठीक है, मतलब वास्तविक, और एक होता है वर्चुअल, दैट मीन्स आभासी। तो जो अगर रियल कोई इमेज है, प्रतिबिंब है, तो उसको आप पर्दे पे उतार सकते हो, ये चीज याद रखिएगा, और अगर वो आभासी है तो पर्दे पे नहीं उतार सकते हो। तो यहाँ पूछा है कि वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं की जा सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्दे पे जो नहीं, तो उसको आभासी प्रतिबिंब हम लोग बोलेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर इसमें किया है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि आभासी प्रतिबिंब सदैव, आपका जो आभासी होगा वो प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी जो वर्चुअल इमेज जो होता है, सबसे पहले तो याद करिएगा, जो आभासी होता है वो सीधा आपको दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा? सीधा आपको दिखेगा, लंबवत आपको दिखेगा। इसका अगर मैं तो ये हो जाएगा उद्वर्शिस हो जाएगा। ठीक है, इसका डी हो जाएगा, मतलब सीधा दिखेगा। आपने पढ़ा होगा अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो होता है आपको पता है वो कैसा इमेज बनाता है? मेनली जो इमेज बनाता है वो आभासी बनाता है। और कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। ठीक है, सीधा बनाता है। कौन? देखिए, दो इमेज आपने दर्पण पढ़ा होगा, एक है आपका कॉनकेव, ठीक है, और एक है आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो है ये हमेशा रियल इमेज बनाता है, वास्तविक इमेज बनाता है, बट ये उल्टा बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बट जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये क्या करता है? ये हमेशा आभासी बनाता है, मतलब वर्चुअल बनाता है, पर ये इमेज जो है आपका सीधा बनाता है। तो कॉनकेव मिरर जो है इमेज उल्टा बनाता है, पर ये वास्तविक इमेज बनाता है। बट जो आपका कॉन्वेक्स है ये वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, मतलब आभासी इमेज बनाता है, बट ये जो इमेज होता है वो सीधा होता है। तो इसमें सीधा होगा जो आभासी होगा, और जो आपका रियल होगा, वास्तविक होगा, वो उल्टा होगा। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर होता है। आपको पता है सौर सेल में बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो सेमीकंडक्टर करते हैं। आपको अच्छे से याद रखना, क्या? सेमीकंडक्टर करते हैं। और याद रखिएगा, सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर होता है। क्यों होता है? तो आपको याद रखना है, ये डेफिनेटली है कि बहुत सारे सौर सेल को मिला के ना सौर पैनल बनाया जाता है। तो सिंपल है, इसमें क्या होगा? आपका शक्ति जो होगा ज्यादा होगा, पावर इससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है? सूक्ष्मदर्शी आपको पता है जो माइक्रोस्कोप जो होता है। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप का कौन सा पार्ट नहीं? सबसे पहले आप ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, मतलब उत्तल लेंस होता है। इसमें हमारे आंख में भी कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। हमें ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है, कौन सा इसका पार्ट नहीं है? तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ना आप तभी कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिस किया है। तो ये आपको याद रखना, हैंड लेंस जो है इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अब बुक में क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस गलती भी दिए होते हैं आंसर, तो मैं सबको करेक्ट करते हुए आपके लिए यहाँ लाया हूँ। ठीक है, चलिए
सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए, देखिए सौर ऊर्जा जो होता है आपको पता है, सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है। यह इसमें से कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल है, इसका जो आंसर हो जाएगा सोलर फर्नेस हो जाएगा, दैट मीन सौर भट्ठी हो जाएगा। डैश एक आवर्तक लेंस होता है। डैश क्या होता है? एक आवर्तक लेंस होता है, दैट मीन्स क्या होता है? एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। यहाँ आपको पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? लेंस के बारे में पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आवर्तक। ठीक है, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। ठीक है, इसका एक बार मैं इंग्लिश चेक कर लूंगा। ठीक है, बताता हूँ इसका मैं। आवर्तक, आवर्तक का जो इंग्लिश होता है, चलिए आप इसको कमेंट कीजिएगा। देखिए अगर ये पूछ रहा है, ठीक है, इसका इंग्लिश क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए अगर ये पूछ रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस जो होता है आपको याद रखना, ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, और अगर आपको पूछेगा कि डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ठीक है, तो आपको रखना है कॉनकेव लेंस, दैट मीन्स आपका, ठीक है, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस जो होता है आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है आपका ये क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, और जो आपका कॉनकेव लेंस जो होता है दैट मीन्स ये क्या होता है? डाइवर्जिंग। कॉनकेव मतलब क्या होता है? अवतल लेंस, और कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका एक बार मैं इंग्लिश देख लूंगा। तारों को टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। बहुत बार हम लोग कर चुके हैं कि जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन से क्या क्या होता है हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका अपवर्तन जो हो जाएगा आपका इसका सही, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? आपका तारों का टिमटिमाना होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि रात को, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे ऐसा क्यों होता है? रात को आप बहुत दूर दूर का आपको साउंड सुनाई देता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? किस सिद्धांत पे होता है आप बताइएगा। ये तारों का टिमटिमाना बिहार ऐसा 2019 में ये आ चुका है कि तारों का टिमटिमाना क्यों होता है, तो आपको याद रखना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, आपने बहुत बार ये चीज आपने ये देखा होगा। मान लीजिए अगर मैं एक मीडियम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर इधर से ये अगर इस तरफ, अगर ये क्या है? रेयर है, ये डेंसर है। ठीक है, ये आपका पता होगा सरल है, ये आपका सघन मीडियम हो गया। ठीक है, विरल हो गया, ये सघन मीडियम हो गया। तो क्या होगा? जब भी सघन मीडियम में जाएगा, डेंसर मीडियम में जाएगा, तो ये क्या होगा? नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, ऐसे झुक जाता है। बट अगर ये यहाँ से ऐसे जाएगा, मतलब डेंसर से अगर रेयर की तरफ जाएगा, सघन से विरल की तरफ जाएगा, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ऐसा किसमें होता है? आप सबको पता है मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, माध्यम चेंज हो रहा है, तो किसमें होगा? तो ये होगा आपका अपवर्तन में होगा। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकिरणन, परिकिरणन मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकिरणन न्यूनतम होता है? तो सबको पता है जो न्यूनतम जो होता है स्कैटरिंग वो लाल कलर का होता है, और सबसे ज्यादा जो स्कैटर किसका होता है? वो वायलेट कलर का होता है। ठीक है, हीरे का अपवर्तांक कितना होता है? दैट मीन्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? हीरे का पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है 2.42 होता है। हीरे से 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा कि कार्बन का ये एक एलोट्रोफ होता है, ठीक है, समरूप होता है कार्बन का। ठीक है, एलोट्रोफ होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि कार्बन का सबसे प्योर वाला फॉर्म कौन सा है, पूछा जाएगा। सबसे प्योर फॉर्म कार्बन का क्या है? तो आपको याद रखना है डायमंड जो है सबसे प्योर होता है। एक चीज और याद रखिएगा, डायमंड इतना क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण वो इतना चमकता है। डायमंड का यूज हम लोग और कहाँ करते हैं? तो याद रखिएगा कांच, मतलब ग्लास को काटने में भी हम लोग डायमंड का यूज करते हैं। याद रखिएगा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, सबसे शुद्ध फॉर्म कार्बन का क्या है? तो वो भी जो है आपका यही है। ठीक है, उसके बाद है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रक्रिया द्वारा आती है? मैंने अभी समझा कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट लगता है उसको आने के लिए, या 500 सेकेंड लगता है। और किस प्रक्रिया के द्वारा आता है? तो परिकिरणन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। तो किस फिनोमेना के द्वारा जो सन का लाइट धरती पे पहुंचता है?
तो आपको याद रखना है आपका विकिरण दैट मीन्स रेडिएशन के कारण यहाँ पहुंचता है। ठीक है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको दरोगा और आपका कांस्टेबल वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश यूज होता है, क्यों यूज होता है मैंने अभी बताया, उसका स्कैटरिंग, उसका छितराव जो होता है सबसे कम होता है। तो लाल रंग क्या है यहाँ देख लीजिए जानवर का, ये देखिए लाल रंग में जो विक्षेपण होता है वो सबसे कम होता है, ये चीज आपको याद रखना है। कॉम्पटन शिफ्ट, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले कर रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये एसआई मेल में 2018 में आया था, हरियाणा वाला में। तो कॉम्पटन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है परिकीर्णन का जो एंगल होता है उस पर करता है। तो यहाँ है परिकीर्णन का कोण, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन मैंने आपको डाल दिया है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो कॉम्पटन जो आपका कॉम्पटन शिफ्ट जो है परिकीर्णन के कोण पे डिपेंड करता है। आगे आइए, नेक्स्ट है कि रोगियों के दांत। अब देखिए जो यहाँ पूछा गया, जो रोगी जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो किस टाइप का दर्पण यूज करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है वो करते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर दैट मींस अवतल दर्पण का इसका यूज कहाँ कहाँ है, तो एक तो जितना भी ईएनटी डॉक्टर होते हैं, मतलब कान आंख नाक के डॉक्टर होंगे, ईएनटी डॉक्टर जितने होते हैं, ठीक है, चाहे दांत का हो नाक का हो, जितने हो ईएनटी स्पेशलिस्ट सब कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, अवतल दर्पण यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा सर्च लाइट, जो रात को बड़ा बड़ा देख, तो आर्मी लोग को सर्च लाइट दिया जाता है, तो सर्च लाइट में भी क्या होता है आपका अवतल दर्पण यूज होता है। साथ में आपको याद रखना है जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें भी आपका हेडलाइट में भी आपका अवतल दर्पण यूज होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तांक अधिक है, अपवर्तांक किसका अधिक है, हीरा का कितना होता है 2.42 होता है, अच्छे से याद रखिएगा कितना 2.42 होता है। ठीक है, और इसका हमेशा ना क्रिटिकल एंगल भी पूछा जाता है, क्रांतिक कोण। ठीक है, तो वो कितना होता है 24.2 होता है। ठीक है, वो चीज भी आपको याद रखना है 24.2 होता है। ठीक है, वो पूछा गया है, ये भी पूछा गया 2.42 और 24.2, तो ये होता है इसका आपका अपवर्तांक दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये होता है इसका क्रिटिकल एंगल दैट मींस आपका क्रांतिक कोण। पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, सूर्य ताप की भिन्नता, जो पृथ्वी का जो सतह है, ठीक है, कहीं ज्यादा गर्मी लगता है, किसी हिल स्टेशन पे जाओगे तो थोड़ा ठंडा लगेगा, ऐसा क्यों होता है, तो इसका सभी कारण हो जाएगा। सूर्य की किरणों का नत कोण, ठीक है, अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन और दिन की लंबाई। ठीक है, देखिए इंग्लिश वाले लोग के लिए मैं समझ सकता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, बट अभी जहाँ भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा मैं खुद आपको वहाँ बता दूंगा, बस आप सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना को मैं नहीं कर पाया इंग्लिश में क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इसमें। एक मानक स्रोत के रूप में, ठीक है, किसी अज्ञात स्रोत से, देखिए सिंपल है कि मान लीजिए कि लाइट का जो आपका तीव्रता है, इंटेंसिटी है, ठीक है, उसको आप कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापोगे, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका फोटोमीटर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, कि लाइट का जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है आपका कैंडेला। क्या होता है आपका कैंडेला। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। एमीटर कैसे यूज, कहाँ यूज करते हैं, तो करंट को नापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एमीटर हमेशा, अभी बीपीएससी में क्वेश्चन लगाया गया था, ये श्रेणी क्रम हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। तो एमीटर हमेशा सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर समांतर में लगाया जाता है मतलब पैरेलल में लगाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। आसमान नीला किसके वजह से दिखता है, मैंने अभी बताया, जब भी नीला का बात आओ, इतना फैलाव का बात आओ, क्या होगा, उसका स्कैटरिंग के कारण दिखता है, परिकिरणन के कारण दिखता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश के परिकिरणन के कारण हो जाएगा। जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है, ठीक है, तब अवतल दर्पण, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, आप ध्यान से समझिए, यहाँ अवतल दर्पण का बात कर रहा है। ठीक है, अवतल दर्पण का अगर मैं बात यहाँ करूं, मान लीजिए मैंने, देखिए जब ये एक अवतल दर्पण मैंने बना लिया, ठीक है, यहाँ है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ है आपका पोल, ठीक है, और यहाँ है आपका मान लीजिए ये फोकस। ठीक है, तो पोल और फोकस के बीच में जब भी आपको रखा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ऐसे तो अवतल दर्पण जो होता है वो हमेशा रियल इमेज बनाता है, वास्तविक इमेज बनाता है, रियल और उल्टा, मतलब रियल और इन्वर्टेड बनाता है, मतलब वास्तविक और उल्टा बनाता है। बट जब भी ये P और F के बीच में रखा जाएगा, मतलब कहाँ रखा है, जब भी किसी वस्तु को ध्रुव मतलब पोल के
और फोकस के बीच में रखा जाएगा, मान लीजिए इसके बीच में रखा जाएगा, तो ये इधर बनाएगा इमेज, ना कि इधर बनाएगा। तो इधर जब भी बनाएगा तो सिंपल याद रखना, ये एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। ऐसे तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जितना भी इमेज बनता है आपका अवतल दर्पण में वो रियल होता है, बट ये एक ऐसा केस होता है जब यहाँ आभासी इमेज बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाएगा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो क्या होगा, कम आकार का होगा, समान आकार, बिंदु आकार का होगा, ये होगा अविदर्त, मतलब ये बहुत ही इनलार्ज होगा। इसका इंग्लिश आप कर लिख लो, इनलार्ज मतलब बहुत ही बड़ा बनेगा, ये बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा होगा, और ये वर्चुअल होगा, मतलब क्या होगा, ये आभासी बनेगा। ये दोनों पॉइंट याद रखना कि जब भी F और P के बीच में रहेगा बहुत ही बड़ा बनेगा, और ये क्या बनेगा, आभासी बनेगा, मतलब वर्चुअल बनेगा और इनलार्ज्ड बनेगा। अच्छे से ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आइए कि आंख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आंख में समान करती है। देखिए हमने बहुत बार ये सब चीज करवा रखा है कि जब भी हमारा आंख में जो जो लाइट एंटर करता है तो एक हमारा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जो वाला भाग होता है जो आंख के आगे होता है, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट वाला जो भाग बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है जिसके थ्रू लाइट एंटर करता है, तो वो है आपका कॉर्निया, ठीक है। हमने ये भी बताया था कि आंख जब हम लोग डोनेट करते हैं तो आंख का कौन सा वाला भाग डोनेट करते हैं, तो कॉर्निया। दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो कॉर्निया कौन सा वाला भाग हम लोग डोनेट करते हैं, मतलब अंगदान, आंख दान जो करते हैं उसमें कौन सा, तो कॉर्निया डोनेट करते हैं। दूसरा पारदर्शी वाला जो भाग है हमारा आगे वाला आंख को, उसको क्या बोलते हैं, तो कॉर्निया। लेंस से याद रखिएगा, हमारे आंख में कौन सा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और आइरिस मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आपको ये याद रखने कि आइरिस हमारा जो कलर होता है, कलर ऑफ द आइस जो होता है किस पे डिपेंड करता है, तो आइरिस पे करता है। एक चीज और याद रखिएगा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, तो फोकल दूरी जो होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, एडजस्ट करता है, तो सिलेरी मसल करता है। तो आंख का जो फोकल दूरी है उसको कौन एडजस्ट करता है, तो सिलेरी मसल करता है। और आंखों के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ्थोमोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, ऑफ्थोमोलॉजिस्ट, ये सब याद रखिएगा। उस घटना का क्या नाम है, प्रकाश के परिकिरण से जिसमें किसी परिवर्तन के शीर्ष पर, देखिए सिंपल सा है, जो आपका जो प्रवर्तन होता है ना, ठीक है, प्रवर्तन मतलब जो वायुमंडलीय जो आपका प्रवर्तन होता है, ठीक है, यहाँ लिखा होगा प्रकाश के, देखिए उस घटना का क्या नाम है, प्रकाश के परिकिरण, मतलब स्कैटरिंग का बात कर रहा है। ऐसा होता है कि जो पर्वत है, जो ऊंची ऊंची चोटी है, उसके कारण उसके पीछे क्या होता है, उसको क्या दिखाई देता है, एक पर्वत का पीछे लगता है कि कुछ चमक रहा है, ऑरेंज कलर का चमक रहा है, तो ये किस कारण से होता है, तो वही लिखा हुआ है कि उस घटना का क्या नाम है, प्रकाश के परिकिरण से जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्य उदय या सूर्यास्त के दौरान हल्का लाल या नारंगी रंग होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला वो ये क्वेश्चन रिवर्स करके भी पूछा जा चुका है पहले ही, ठीक है, कि सूर्यास्त से पहले, ठीक है, ठीक है, और सूर्यास्त के बाद भी, मतलब क्या होता है, जब सूर्यास्त होता है तो हमें एक लालिमा दिखाई देता है, सूर्य मतलब जब निकलता है तो, और जब डूबता भी है तो एक लालिमा दिखाई देता है। तो क्यों होता है, किस फिनोमेना के कारण, तो याद रखना है वो होता है आपका किसके कारण, तो परिकिरणन के कारण होता है। अब ये पूछा है कि ये परिकिरणन के कारण तो होता है, ठीक है, बट यही अगर ये पर्वत पे ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नहीं, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्पेनेलो, ठीक है, एल्पेनेलो इसको बोला जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ नहीं कर सकते हो, आपको क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस किया है तभी आप कर पाओगे। दो क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं, एल्पेनेलो इसका सही आंसर है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग, देखिए सूर्य जो उत्सर्जित करता है रंग वो उजला रंग करता है, ठीक है, बट क्या होता है कि ये डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, वो ग्रीन कलर हमें दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो 7 कलर सूर्य के द्वारा जो उस पे पड़ रहा है उसमें से उसने क्या किया, हमें वही कलर दिखता है जो वो ऑब्जर्व नहीं करता है, मतलब वो अपने अंदर अवशोषण नहीं कर लेता है। मान लीजिए कि लाल आप जो गुलाब है वो आपको लाल दिखता है, क्यों, क्योंकि सूर्य से व्हाइट कलर जो उस पे पड़ा है उसने सब कलर को क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ लाल कलर आपको रिफ्लेक्ट कर दिया, वही हमको दिखता है। तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है क्या होता है, तो वो सफ़ेद होता है, वो सफ़ेद ही होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए अब ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको पहले करवाया था कि दो दर्पण, ठीक है, किसी भी दो दर्पण को, ठीक है, कभी कितने एंगल पे रखते हैं, कभी 30 कोई भी एंगल दिया होगा, पूछेगा कि उसमें इमेज कितना फॉर्म होगा, प्रतिबिंब कितना फॉर्म होगा। दो दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की कुल संख्या कितनी है जो 120 से अधिक, 120 से एक दूसरे पर झुकी हुई, मतलब दो कोई भी मिरर है, ठीक है, दो कोई भी मिरर है और दोनों बीच का जो एंगल है ये 120 का है, तो इसके बीच का जो इमेज कितना फॉर्म होगा ये होगा। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ठीक है, इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा, जो भी आपका एंगल दिया होगा, ठीक है, मतलब यहाँ आप 360 लिखोगे और नीचे आप एंगल लिखोगे, तो 360 डिवाइडेड बाय एंगल कितना दिया है आपका 120, ठीक है, तो कितना होगा 3 गुना से चला जाएगा तो 3 होगा। बस 360 डिवाइडेड बाय जो भी आपका एंगल दिया होगा वो कर देना, आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में, ठीक है, इसका अपवर्तांक क्राउन, सिंपल ये पूछा, अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे, जितना ज्यादा करोगे तभी ये सही होगा। पूछा गया है कि क्राउन ग्लास किस, मतलब किसका, चारों ऑप्शन जो है इसमें से किसका अपवर्तांक जो है क्राउन ग्लास के ऑलमोस्ट इक्वल होगा। अपवर्तांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो ये होगा कनाडा ब्लजम, ठीक है, क्या हो जाएगा कनाडा ब्लजम, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, सिंपल, इस पे कुछ आप नहीं कर सकते। चलिए, एक माध्यम से समझ में आया क्वेश्चन, ये पूछा है कि कौन किसका, नीलम हो गया, रूबी हो गया, हीरा हो गया, कनाडा ब्लजम हो गया, ठीक है, चारों में से, चारों जो मटेरियल आपको दिया हुआ है, किसका अपवर्तांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्राउन ग्लास के सबसे निकट होगा, तो कनाडा ब्लजम। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, आपको मैंने अभी बताया था, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रकाश ट्रेवल करता है तो अपने पाथ से विचलित हो जाता है, कभी नॉर्मल की तरफ झुक जाता है तो कभी वो नॉर्मल से दूर भाग जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो रेयर से डेंसर में जा रहा है कि डेंसर से रेयर में जा रहा है, मतलब सघन से विरल में आ रहा है या विरल से सघन में जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको समझाया था, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका अपवर्तन, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, उसके बाद कौन सी घटना, यहाँ ये कौन सी घटना किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा, ये भी मैंने कल बताया था, कंपन ऊर्जा मतलब है वाइब्रेशन एनर्जी, कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश के परिकिरणन से संबंधित है। देखो, परिकिरणन का जब भी बात आएगा और किसी लो के बारे में पूछेगा तो उसमें क्या होता है, रमन इफेक्ट आता है, ये चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाए, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, नीचे लिंक होगा, जुड़ जाएगा, जो अच्छे क्वेश्चंस होगा मैं स्टेटस में डाल के उसका एक्सप्लेनेशन डाल देता हूँ। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, मैंने अभी बताया 7 रंग होते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे तरंग दैर्घ्य के अलावा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य तरंग दैर्घ्यों को अवशोषित किया जाता है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तभी आप कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिस किया है। यहाँ पूछा है कि सूर्य के प्रकाश का लाल और हरा तरंग दैर्घ्य के अलावा, ठीक है, समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के, ठीक है, तरंग दैर्घ्य का अवशोषित किया जाता है। ये आई थिंक मैंने आपको स्टेटस में भी डाला था, ठीक है। तो इसका आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं देखता हूं कि कितने लोग जो है अटेंटिव हैं और क्वेश्चन जो मैं डालता हूं वो देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आप आंसर बताओगे कि 44 का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों के हेडलाइट में यूज किया जाता है, मैंने आपको बता दिया, अवतल दर्पण इसको किया जाएगा, ठीक है। और वही रियर व्यू, जो पीछे देखने वाले जो मिरर होते हैं, देखते हैं ना पीछे गाड़ी आ रही है कि नहीं, उसमें कौन सा, तो उत्तल दर्पण यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और हेडलाइट में हेडलाइट में अवतल दर्पण, पीछे देखने वाले मिरर में उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसको हम लोग रियर व्यू बोलते हैं। पर्दों पर बनने वाले प्रतिबिंब, मैंने अभी बताया था, जिस प्रतिबिंब, जिस इमेज को आप पर्दा पे उतार सकते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ठीक है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं, क्या बोलते हैं, वास्तविक। तो वास्तविक यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, तो वास्तविक हो जाएगा। बट आगे क्या बोला है, वास्तविक कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा इसका, हाँ यही होगा, ठीक है। मैंने अभी बताया था, देखिए
पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, रियल होता है, जिसको भी पर्दा पे आप उतार पाओगे, ठीक है। और जो आपका समतल दर्पण, घर में जो दर्पण आप यूज करते हो, ठीक है, वो कैसा बनाता है, आपका वर्चुअल बनाता है, आभासी बनाता है। और कैसा बनाता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है, दायां का बायां दिखेगा, बायां का दायां दिखेगा, और सेम साइज का बनाता है। ये तीनों चीज याद रखिएगा, ठीक है, तीनों चीज याद रखिएगा समतल दर्पण के लिए। सेम साइज का प्रतिबिंब बनाता है, लेटरल इन्वर्जन बनाता है, मतलब लेफ्ट वाला आपको राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा, और आभासी दैट मींस वर्चुअल बनाता है। ये तीनों याद रखिएगा। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में किसके लिए तेल, ठीक है, तेल निमजान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोप होता है इसमें तेल निमजान का यूज इसलिए करते हैं कि पावर जो है उसका इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोप विभक्त शक्ति को इंप्रूव करने के लिए, जो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है उसका मैं इंग्लिश में करके दे दूंगा, आप घबराइए मत, ठीक है। बस स्टेटस आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोप मैंने आपको पहला क्या बताया था, माइक्रोस्कोप में याद रखना इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। और पूछा गया है कि जो ये तेल निमजन होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति के बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसका डायरेक्टली आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब ये देखिए प्राथमिक जो आपका प्राइमरी कलर दैट मींस प्राथमिक रंग क्या होता है, तो RGB, रेड ग्रीन ब्लू को हम लोग प्राथमिक रंग बोलते हैं, ठीक है। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के एक अवतल लेंस के साथ स्पर्श करता है, तो इसका पावर क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबसे 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से फॉर्म होगा। सबसे पहले याद रखना पावर ऑफ द लेंस जो होता है वो डायोप्टर में निकालते हैं। ये आपको बहुत बार पूछा गया कि पावर ऑफ लेंस को किस में नापते हैं, डायोप्टर में। अब देखो पावर ऑफ द लेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f। ये क्या है, फोकल दूरी जो होता है। यहाँ क्या बोला हुआ है, एक अवतल है जिसमें एक उत्तल है, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, ठीक है। दैट मींस एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है और एक आपका कॉनकेव लेंस है। ये चीज दोनों दिया हुआ है और दोनों को जोड़ने पे जो पावर हमको निकालना है, तो देखिए इसका क्या होगा, P इक्वल टू करेंगे 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस का फोकल लेंथ जो होता है हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, और उत्तल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। दैट मींस हम लोग जो कॉनकेव लेंस जो होगा उसका फोकल लेंथ नेगेटिव में लेंगे और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका पॉजिटिव में लेंगे। ये कैसे होगा, कब होगा, कैसे होता है वो अभी नहीं बताना है, बाद में समझाएंगे। अभी बस इतना याद है कि इसको निकालते कैसे। तो एक उत्तल लेंस का कितना दिया हुआ है, मुझे 4 सेंटीमीटर दिया। अब याद रखना एक चीज और, यहाँ की जो f जो लेता है ना हमेशा आपको मीटर में लेना, यही इसका सबसे बड़ा फंडा है, ठीक है, जहां लोग गलती करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0.4, 1/0.4 मैंने लिख दिया, माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी क्या है, फिर से आपका अवतल लेंस लेने वाले, इसमें कितना है 25 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 0.25, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये जब आ जाएगा, इसे सॉल्व मैंने किया हुआ है तभी मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका 1.5 इसका आंसर आ जाएगा, 1.5 डायोप्टर आ जाएगा। इजी है सॉल्व करना, मैं नहीं जा रहा हूँ इसमें, बस इसको 0 ऊपर कर देना, इसको 0 ऊपर कर देना, बस कर लेना, हो जाएगा -1.5 डायोप्टर आ जाएगा। 2-3 चीज आपको याद रखना है। पहला, पावर ऑफ द लेंस जो होता है हम लोग डायोप्टर में नापते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1/f होता है, और f जो होता है यहाँ हमेशा मीटर में लेते हैं। फोकल लेंथ अगर मेरा वो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है मतलब उत्तल लेंस दिया हुआ है तो पॉजिटिव में लेंगे, और अगर मेरा अवतल लेंस दिया हुआ है तो नेगेटिव में लेंगे। अभी बस इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको करना है, एक बार देख लीजिए, ठीक है, कैसे करना है। उसके बाद इसमें कोई देखिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण है, अब देखिए यहाँ याद ध्यान से देखिएगा, कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें आपका जो है वो सीधा दिखाई देगा। एक तो आप सबको पता है वो होगा आपका समतल दर्पण। क्या केवल समतल होगा? एक आपको दिया उत्तल दर्पण,
मैंने अभी आपको समझाया था, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था, कॉनकेव मिरर जो होता है इसमें हमेशा उल्टा बनता है, मतलब इमेज अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपका इमेज ऐसा बनेगा, बट कॉन्वेक्स में कैसा होता है, अगर आप सीधा हो तो आपका सीधा ही बनेगा, ठीक है। और क्या होगा, कॉन्वेक्स हमेशा क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है आपका आभासी बनाता है, मतलब वर्चुअल बनाता है, वही आपका कॉन्वेक्स हमेशा, कॉनकेव हमेशा क्या बनाता है आपका रियल बनाता है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा, तो ये उत्तल होगा। तो याद रखिएगा उत्तल के, और याद रखिएगा समतल हो चाहे उत्तल हो, एक तो ये सीधा बनाएंगे और क्या बनाएंगे, ये वर्चुअल बनाएंगे, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे। एकदम समझ के चलना है, छोटे छोटे चीजें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए सौर कुकर सेम है, सौर कुकर के यूज में हम लोग कौन सा दर्पण यूज करते हैं, यहाँ इनडायरेक्टली यही पूछा जा रहा है, तो इसमें हम लोग क्या कौन सा है, अवतल दर्पण यूज करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए दृष्ट वेसम, इसको बोला जाता है इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म अगर आपको हो जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कौन सा दर्पण, मतलब कौन सा उसमें आपको लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आपको सिलेंड्रिकल लेंस लगाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। मतलब सिलेंड्रिकल मतलब एस्टिग्मेटिज्म, अगर आपको बीमारी हो गया, एस्टिग्मेटिज्म क्या है, आंख का बीमारी है, तो उसमें आपको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, बेलनकार लेंस लगाना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल लेंस लगाना पड़ेगा। वहीं अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो गया, दैट मीन्स आपको नियर साइटनेस हो गया, तो उसमें आप कौन सा लगाओगे, अवतल लेंस लगाओगे, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में। वही आपको दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, मतलब फार साइटनेस हो गया, तो आप क्या लगाओगे, उत्तल लेंस लगाओगे, ठीक है। और अगर आपको क्या हो गया, आपको प्रेसोबायोपिया, क्या होता है, एक प्रेसोबायोपिया अगर हो गया, तो क्या होगा, उसमें आप बाइफोकल लेंस लगाओगे। बाइफोकल मतलब क्या होता है, प्रेसोबायोपिया मतलब है आपका क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष भी हो गया, दूर दृष्टि दोष भी हो गया, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, बाइफोकल लेंस लगाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है गोलाकार दर्पण। आप देखिए ये क्या वाला है, गोलाकार दर्पण, जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है। तो गोलाकार दर्पण की प्रवर्तक सतह पर के केंद्र को क्या कहते हैं, जो आपका गोलाकार दर्पण, जो कि आपका स्फेरिकल जो मिरर होता है, ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, ठीक है, उसको जो सेंटर होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं केंद्र, ठीक है। क्या बोला है, गोलाकार दर्पण की प्रवर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, केंद्र को क्या कहा जाता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ठीक है, इसका केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ध्रुव, जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा गोलाकार दर्पण की प्रवर्तक सतह। याद रखना यहाँ बोला है प्रवर्तक सतह, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, क्योंकि अगर पूरा गोलाकार अगर इस तरीके से बनाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता केंद्र हो जाएगा। पर ये यहाँ हो जाएगा कि सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ध्रुव, ठीक है। तो ये पॉइंट आप समझना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा, ठीक है। वेग मतलब स्पीड सबसे ज्यादा किसका होगा, आप सबको पता है वेग जो सबसे ज्यादा होगा इसमें किसका होगा, कॉस्मिक रे है, इलेक्ट्रॉन है, परावर्तक तरंग है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका प्रकाश का जो होगा सबसे ज्यादा स्पीड होगा यहाँ। ये क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका सबसे ज्यादा स्पीड होगा किसमें, तो वो भी आपको याद रखना है मीटर पर सेकेंड। और किसमें होगा, तो ये आपका वैक्यूम में होगा, ठीक है, किसमें होगा, वैक्यूम में इसका सबसे ज्यादा स्पीड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वैक्यूम, देखिए मैंने ये चीज पहले भी समझाया है कि स्पीड ऑफ लाइट जिस माध्यम का, जिस मीडियम में, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तांक कम होगा, या जो मीडियम डेंसर नहीं होगा, कि जितना कम डेंसर होगा, जितना कम सघन होगा, उसमें उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो वैक्यूम इसका ऑलमोस्ट 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपको याद रखना है, यहाँ सबसे ज्यादा स्पीड होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है सोना, तांबा और पीतल को छोड़कर डैश और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप फंसोगे। सोना और तांबा, ठीक है, ये याद रखिएगा, दो ऐसे, ठीक है, मेटल है जो आपको हल्का रेड दिखेंगे, ठीक है, तांबा और सोना मेनली, बाकी सब मेटल जो होता है
थोड़ा सिल्वर टाइप के दिखते हैं। तो सोना और तांबा पीले प्रकाश को छोड़कर डैश और बैगनी को अवशोषित करता है। अवशोषित मतलब अब्जॉर्ब करता है। तो आपको याद रखना इसका क्या हो जाएगा, ये नीला हो जाएगा। इसको आप डायरेक्टली याद रखो, ठीक है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो याद रखना कि सोना और जो तांबा होता है, ठीक है, पीला प्रकाश को छोड़ के जो आपको याद रखना है ब्लू और बैगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। ये चीज याद रखना डायरेक्टली इसी तरीके से, इसमें कुछ ये नहीं रखना पड़ेगा। बाथरूम के, ठीक है, शीशे और जो देखो इसमें ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसका ऑप्शन में मुझे थोड़ा ये लग रहा था, ठीक है, इसको ना मैं आपको स्पेकुलर, स्पेकुलर इसका ये होता है स्पेकुलर रिफ्रैक्शन। स्पेकुलर रिफ्रैक्शन इसका आंसर होता है, ठीक है। देखिए बाथरूम के शीशे और झील पर होने वाले प्रवर्तन मतलब है आपका रिफ्रैक्शन, और चश्मे पर पड़ने वाले चमक किस प्रकार के प्रवर्तन, ठीक है, किस टाइप के रिफ्लेक्शन का आपका बात करता है। तो आपको याद रखना है प्रवर्तक प्रवर्तन का, ठीक है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का यहाँ बात होता है, ठीक है। इसका बी याद रखना, इसका बी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको ना मैं एनालिसिस करके स्टेटस में डाल दूंगा, इसका थोड़ा इंग्लिश बना मुझे एक बार देख लेना है, ठीक है। आई थिंक स्पेकुलर रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड, सिंपल है एलईडी। एलईडी जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। अब मुझे कमेंट करना है इसका डिस्कवरी किसने किया था। इसको बनाने के लिए जो यूज किया जाता है गैलियम आर्सेनाइड का किया जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है एलईडी का ये करने के लिए, ठीक है। ये देखिए रजत को दीर्घ दृष्टि हो गया, मैंने अभी बताया। अगर फार साइटनेस हो जाएगा तो क्या होगा, उत्तल लेंस इसको लगाना पड़ेगा। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, ठीक हो, किस द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो आपको याद रखना है पुतली, ठीक है, दैट मीन्स प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है, कितना आपके आंख के अंदर रोशनी जाना है ये रेगुलेट करता है, ठीक है। ये चीज आपको कहीं कहीं आइरिस भी मिलेगा, बट अगर प्यूपिल दिया हुआ है तो प्यूपिल माना, क्योंकि आइरिस क्या करता है प्यूपिल के थ्रू ही उसको कंट्रोल करता है, लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 60 हो गया जो हमने शुरू में बताया था, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, देखिए, ड्यू टू विच फेनोमेना, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रंगीन कांच को बारीक पाउडर में कुचलने। देखिए क्वेश्चन ये है कि जो कोई भी एक रंगीन कांच उसको अगर पूरा पाउडर बना दोगे, ठीक है, तो वो सफेद दिखेगा। क्यों सफेद दिखेगा, क्योंकि जितना भी उस पर लाइट पड़ता है वो पाउडर पे पूरा का पूरा वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, मतलब प्रवर्तित कर देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्कैटर कर देता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्कैटर कर देता है, पूरा का पूरा क्या कर देता है, वो स्कैटर करता है, उस पर जितना पड़ता है उसको स्कैटर कर देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परिकिरणन जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटल कितने हो गए, टोटल 60 क्वेश्चन हमने किया है। प्लीज बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। इस क्वेश्चंस का एक बार आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैंने इसका सही आंसर लगाया कि नहीं, क्या इसका रिफ्लेक्शन होगा या आपका स्कैटरिंग होगा। एक बार आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना द कलर ग्लास, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप एक बार कमेंट कीजिएगा। स्कैटरिंग इसका आंसर होगा, बट एक बार एनालिसिस का प्लीज आप बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। हिंदी में है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट जो इंग्लिश वाले उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से जहाँ भी डिफिकल्ट पॉइंट्स आएगा मैं आपको इंग्लिश में उसका बता दूं। सो थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो, मैं फिर से वही कहूँगा कि आपके सपोर्ट से चल रहा है, आप सब्सक्राइब जरूर करें इसी टाइप के वीडियोस के लिए, ताकि हम टॉपिक वाइज MCQ आपको ख़त्म करवा दें। जय हिंद।